नमस्कार। हम लेके आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का अगला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे फ्रांस का, यूनान का। इससे पहले भी हम लोग यूनान का देख लिए एकीकरण। आज हमें देखना है इटली का एकीकरण कि इटली का एकीकरण हुआ कैसे। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इटली वर्तमान में इटली की राजधानी क्या है? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके मुझको जरूर बताइएगा। इटली भी एक यूरोप महाद्वीप का ही देश है, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ना यूरोप में राष्ट्रवाद आया कैसे। इटली का एक शहर था रोम। इटली का एक शहर था रोम, उस टाइम का एक फेमस शहर था। जिस प्रकार हमने बात की थी यूनान की, उस समय यूनान और रोम दोनों ही बड़े फेमस शहर थे। फेमस का मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से लोगों के नजरों में थे। आसपास के लोग रोम के बारे में जानते, बहुत विद्वान थे। जिस प्रकार यूनान अपने उस पर बेकार हुआ था कि यूनान ने धीरे धीरे क्या किया, यूनान भी धीरे धीरे एक तरीके से भोग विलास में बिगड़ गया। तो सेम वैसे ही कह सकते हैं कि एक तरीके से क्या हुआ, रोम भी धीरे धीरे करके क्या हुआ, बिगड़ गया। तो हुआ क्या, धीरे धीरे करके इस पर कब्जा हो गया दूसरे देशों का। हुआ कैसे, क्योंकि ये टुकड़ों में बटा हुआ था। एक टाइम पे कितने टुकड़ों में बटा हुआ था? 4 टुकड़ों में बटा हुआ था। अगर हम देखें, थोड़ा सा मानचित्र में देखने की बात करें, एक तरीके से है तो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा। जैसे हम ये देख लें, ये तो एक तरीके से हो गया जैसे दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर ही इधर पे आपका पड़ता है इटली, कुछ इस प्रकार से द्वीपीय परिस्थिति में। यहाँ पे आपका पुर्तगाल हो जाता है, पुर्तगाल के बाद स्पेन, स्पेन के बाद फ्रांस, फ्रांस के बगल में यहाँ आपका पुर्तगाल हो गया। इधर आपका अगर आप देखेंगे तो इसके बगल में यहाँ आपका फ्रांस हो जाता है, और इधर फ्रांस के बगल में ही आपका थोड़ा सा ये पुर्तगाल, स्पेन, स्पेन के बगल में आपका यहाँ पे, स्पेन के बगल में इस जगह पे आपका फ्रांस आ जाता है, और फ्रांस के बगल में फिर स्विट्जरलैंड, और इधर ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के नीचे ही यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, इटली। तो ये जगह जो थी एक तरीके से इटली की थी। तो इटली का अगर एक्चुअल में देखा जाए, इटली किस तरीके से था, इटली एक इस तरीके से द्वीपीय परिस्थितियों में बसा हुआ था, जो कितने भागों में बटा हुआ था, 4 भागों में बटा हुआ था इटली। हुआ क्या, इटली की परिस्थिति इतनी खराब थी कि इसके बारे में मेटरनिक को हम पढ़े थे। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का एक तरीके से राजा था उस टाइम पे जो था। तो मेटरनिक ने क्या कहा था कि इटली मात्र इस समय क्या है, इटली मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है। मतलब उसका कहने का मतलब यह था कि वो सिर्फ एक क्षेत्र है, उस पर जो चाहे कब्जा, उसके शब्दों का मतलब यह है। तो इस चीज को आप याद रखेगा कि इटली के बारे में कि इटली मात्र एक भौगोलिक अभिक्षेत्र है। किसने कहा था? तो ये मेटरनिक ने कहा था, चार्ल्स मेटरनिक ने इटली के बारे में। तो सबसे पहले इसके 4 हिस्सों में बटा हुआ था। जो 4 हिस्से थे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। एक था उत्तरी उत्तरी इटली, उत्तरी इटली के बाद उत्तरी इटली जो था, इस पर एक तरीके से राजतंत्र चल रहा था। जो उत्तरी इटली, राजतंत्र मतलब क्या कह सकते हैं, जो वहीं के लोकल के राजाओं का, या वहां जो सामान्य रूप से थे वहां का राजतंत्र। इसके बाद एक था मध्य इटली। उत्तरी इटली, मध्य इटली, ये किसका था? यहाँ पे राजतंत्र चल रहा था। जो उत्तरी इटली था, यहाँ पे राजतंत्र चल रहा था उत्तरी इटली में। तीसरी चीज क्या थी, एक तरीके से उत्तरी इटली के बाद एक हिस्सा और था जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाला हिस्सा था। जो तीसरा था उसमें ऑस्ट्रिया कब्जा किए हुए था। आप लोगों ने पढ़ाए थे कि जब ऑस्ट्रिया के कब्जे वाला कह सकते हैं, या ऑस्ट्रिया जिसपे अधिकार किए हुए था। और चौथा था दक्षिणी इटली। इन 4 हिस्सों में इटली बटा हुआ था। अब इन चारों हिस्सों को क्या करना था? एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि बिखरी हुई चीजों को एक करना। इसी वजह से क्या करें, एकीकरण। जो एकीकरण 4 प्रांतों में बटा हुआ था, जैसा कि अभी हम भारत के राष्ट्रवाद में पढ़ेंगे कि भारत भी किस प्रकार से कई हिस्सों में बटा हुआ था। इसको एकीकरण करने में दिक्कत इसलिए आ रही थी क्योंकि चारों जगहों पर सब क्या थे, सारे लोग दूसरे धर्म को थे, कोई दूसरी जाति का था। तो इस वजह से इसका एकीकरण जो था संभव नहीं हो पा रहा था इटली का, क्योंकि सबको एक साथ मनाना। भाई जो राजतंत्र वाले थे वो दूसरे प्रवृत्ति की या दूसरी सोच के थे, जो मध्य इटली वाले थे उनकी सोच दूसरी थी। एक तरीके से जो मध्य इटली था उस पे कौन था, वो एक तरीके से पोप का था। जो मध्य इटली था, पोप। ये पोप कौन थे? वहां के पुजारी, यानी कैथोलिक, जो कैथोलिक ईसाई थे, कैथोलिक धर्म मानने वाले जो थे, उनको हम मध्य इटली के, उसमें मध्य इटली में उनका पूरी तरीके से राज था। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा था? पोप को सपोर्ट कर रहा था उस टाइम पे फ्रांस।
अब इटली को हम दो भागों में पढ़ेंगे। दो भागों में कैसे पढ़ेंगे? एक 1815 के पूर्व का इटली, 1815 के पूर्व का इटली। अब आप कहेंगे 1815 का पूर्व का इटली क्या दूसरा था क्या? दूसरा नहीं था, इटली वही था, बस शासन दूसरे का था। कैसे शासन दूसरे का था? आपको अगर याद आ रहा हो तो 1815 में एक युद्ध हुआ था, वाटरलू का युद्ध। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन हार गया था। तो उससे पहले कब्जा इन चारों जगहों पर किसका था? नेपोलियन का था। जब नेपोलियन युद्ध हार जाता है तो ये सारे चारों तंत्र किसके उसमें आ जाते हैं? ये सारों चारों चीजें किसके उसमें आ जाती हैं? धीरे धीरे करके लोग आपस में इसको बांट लेते हैं कि मैं इस हिस्से पे। तो उसी प्रकार से जो पोप वाला हिस्सा था किसके कब्जे में था? फ्रांसिस पे कर रहा था। और ये जो बीच वाला था एक ऑस्ट्रिया के उसमें था हिस्से में। और दक्षिण इटली क्या था? दक्षिण इटली में जो लोग थे वो नेपाल्स और सिसिली द्वीप थे, उसमें भी ऐसे स्थानीय स्वशासन था, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही था। नेपाल्स और सिसिली ये द्वीप है, इसलिए एक द्वीप है। अभी जब हम भूगोल की क्लास में पढ़ेंगे तब इसको मानचित्र पे अच्छे से चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। 1815 के बाद इस पे क्या, वहां पे ऑस्ट्रिया में कौन आ गया था? आपका चार्ल्स मेटरनिख आ गया था। और फ्रांस में आपको पता है कि लुई 18वां आ गया था। लुई 18वां इतना बुरा नहीं था। होता क्या है, अब बात यह थी कि इसके एकीकरण में बाधा कौन थी? जो इटली का एकीकरण था, तो कहा जाए कि इटली एकीकरण में बाधक, इटली के एकीकरण में बाधा क्या थी? सबसे पहले तो इसको जाने कि इटली के एकीकरण में क्या बाधा थी। तो सबसे बड़ी बाधा क्या थी कि ये सारी जो चारों चीजें थी सब अलग अलग समूह की थी। अलग अलग समूह की कैसे थी? अब बात ये भी होती है ना कि अलग अलग समूह के कैसे हो गए। अलग समूह का मतलब सबकी जाति एक नहीं थी, सबका धर्म एक नहीं था। इसको मनाने के लिए एक बाधा थी। तो सबसे पहला पॉइंट हम कह सकते हैं कि जाति धर्म भिन्न, या भिन्नता कह सकते हैं। जाति धर्म में भिन्नता, पहला पॉइंट क्या हो गया आपका? जाति धर्म में भिन्नता थी, जिससे एकीकरण होना, या सब लोगों को एक साथ मनाया जाता कि हम लोग सब एक धर्म के, चलो इसको कर दिया, हम सब लोग एक ही जाति समूह के, जो सबको एक कर रहे। तो इस चीज की भिन्नता थी। दूसरी चीज क्या थी? इसको 1815 के बाद जो खंडों में बांट दिया गया, तो एक समस्या तो ये भी थी, खंडों में बटा होता, अगर एक जगह होता तो इकट्ठा किया जा सकता था, तो खंडों में बट गया था, तो एक दिक्कत और थी इसमें बाधा। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा था कि खंडों में बटा होना, ये जो था ये खंडों में बटा हुआ था एक तरीके से। तो खंडों में बटा होने की वजह से भी एक समस्या आ रही थी इसको वो करने में, एकीकरण करने में। ऐसा नहीं, इसके एकीकरण के लिए अभी हम लोग पढ़ेंगे। एकीकरण में इसमें बहुत जिन लोगों ने सहायता की उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसमें तीन, एक तरह के तीन, या कहा जाए कि चार भी कह सकते हैं कि चार लोग थे जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अब बात क्या होती है, एक तरीके से पोप जो था वो चाहता तो था इटली हो जाए, लेकिन क्या चाहता था? पोप का चाहना था कि जो एकीकरण हो वो धार्मिक एकीकरण हो। धार्मिक का मतलब ये था, उसके कहने का मतलब जो वहां का पोप था, कि सारे वहां के लोग, जो सारे इटली के लोगों को क्या करें, उनका कहना था कि सारे इटली के लोग कैथोलिक ईसाई धर्म अपना लें और सब एक धर्म के नाम पर एकीकरण हो जाए और सबका एकीकरण हो जाए। तो बात ये हुई। दूसरी चीज, जब ये खंडों में बटा था, एक तरीके का देखा जाए तो यहाँ भी वो उनके लोगों का तंत्र था और यहाँ भी, तो ये दोनों एक होते कैसे? क्योंकि इस तरीके से हम बताया कि इस प्रकार से अगर देखा जाए, इटली जो था इस प्रकार से लंबाई में बसा हुआ था, जिसमें इधर वाला इलाका इधर वाला एक हो कैसे, क्योंकि बीच में पोप था और बीच में जो ऑस्ट्रिया कब्जे में था। तो ये क्या हुआ था? मुसीबत बना हुआ था मिलने के लिए। बीच में पोप का होना भी एक तरीके से क्या था? मुसीबत थी। दूसरी चीज क्या थी? ऑस्ट्रिया और फ्रांस का प्रभाव। अगर देखा जाए कि बाधा कौन थे एकीकरण में, एक तो था ऑस्ट्रिया और एक था फ्रांस, जो नहीं चाहते थे कि इसका एकीकरण हो। क्यों नहीं चाहते थे? आपसे पहले ही पढ़ाया था चार्ल्स मेटरनिख के बारे में कि एक नंबर का कैसा था? स्वेच्छाचारी राजा था, जो कभी नहीं चाहता था कि कहीं पे राष्ट्रवाद उत्पन्न हो। वो ये चाहता था कि जहां पे हमने कब्जा करके रखा है वहां हमेशा कब्जा बना रहे। तो हुआ क्या? ऑस्ट्रिया और फ्रांस कभी नहीं चाहे कि एकीकरण हो जाए, क्योंकि उनको इससे टैक्स मिल रहा था, इस वजह से ये लोग नहीं चाहते थे। और जो चौथी चीज थी वो था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग, जो कुलीन वर्ग था वो तो ये चाहता ही नहीं था, क्योंकि उनको तो सारी सुविधाएं मिल रही थी। आप अगर पूरी क्रांतियों में देखेंगे तो हर जगह परेशानी की वजह क्या बना है? ये कुलीन वर्ग। फ्रांस की क्रांति में भी देख रहे थे कुलीन वर्ग ही था, और यहाँ पे भी क्या था?
पुलिन वर्क, इनको कोई दिक्कत नहीं, इस वजह से चाहते ही नहीं थे कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि इनको तो सारी सुविधाएं मिल रही थी। इस वजह से इन्होंने कभी कोशिश नहीं की इटली का एकीकरण हो। लेकिन ऐसा तो था नहीं कि बाधा थी तो क्या इटली का एकीकरण नहीं होगा। इटली के एकीकरण के लिए 3 हीरो निकल के आते हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो। 3 हीरो कह सकते हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण में अपनी जी जान लगा दी, और बाद में कहा जाए तो ऐसा नहीं था कि उनकी जान पे नहीं बनी, कि जान पे भी बनाई। कि किस प्रकार से इटली के एकीकरण के 3 हीरो कौन थे। सबसे पहले तो ये देखते हैं इटली के एकीकरण जो 3 हीरो थे, एक तो थे मेजनी, जो दूसरे हीरो थे उनको हम कहते हैं मेजनी। मेजनी के बाद एक आपके आते हैं काउंट द काउर, आपने नाम सुना होगा काउंट द काउर, ये पढ़े ही होंगे, सुनना क्या है उसमें, काउंट द काउर। और जो तीसरा हीरो था जिसे हम कहते हैं गैरीबाल्डी। ये 3 हीरो थे, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इटली में एकीकरण की शुरुआत हुई कैसे। ये तो इनको अभी साइड कर देते हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे कि इटली में एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से हुए। सबसे पहली चीज थी कि इटली के लोगों ने क्या कहा कि ये देखिए, जिस प्रकार से यूनान में था कि देखिए किस प्रकार से हम लोगों का इतिहास कितना, समझिए कितना गौरवशाली इतिहास रहा, और हम लोग आज गुलाम बने हुए बैठे। इस गौरवशाली इतिहास के लोग आज अगर गुलाम बने बैठे तो उसकी वजह क्या, हम लोग। तो क्या किया गया, सबके अंदर एक भावना लाई गई। कौन सी भावना, राष्ट्रवादी भावना लेके आएगी कि सबके अंदर एक भावना होनी चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का। ये कहा कि इटली के एकीकरण में सहायक, हम इसको कह सकते हैं, इसके ऊपर हेडिंग रख सकते हैं कि एकीकरण में सहायक। एकीकरण में सहायक, कि इटली के एकीकरण में कौन कौन से तत्व सहायक थे। तो सबसे पहली चीज क्या थी, सबके अंदर एक राष्ट्रवादी भावना लाई गई कि देखिए हमारा राष्ट्र कैसा था, आज खंडों में बटा हुआ, इसको एक करने की कोशिश करते हैं। तो उसको लाने के चक्कर में राष्ट्रवादी भावना सबसे चीजें नहीं चल गई। भावना के साथ साथ एक काम और किया गया, इसमें सिर्फ भावना से रूप से जुड़े नहीं, सबको दूसरी चीज से राष्ट्रवाद की भावना तो आई ही, एक भावनात्मक रूप से जोड़ा गया। जिस प्रकार से फ्रांस के लोगों ने कहा था कि हमारी पितृभूमि है, ये सारी चीजें, इस भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए सिर्फ वहां के लोगों ने ही काम नहीं किया, वहां पे बहुत सब हर समाज से लोग निकल गए। जैसे कि वहां के एक तरीके से देखा जाए तो इतिहासकार आ गए, नाटककार आ गए, जो नाटक करते थे इसकी इटली के, उसके लिए नाटककार आ गए, लेखक आ गए जिन्होंने उसके बारे में कई सारे लेख लिखे। यानी हर समाज से कोई ना कोई निकल के आया। एक चीज और हुई, होता क्या है, 1810 में एक वहां पे एक संगठन बन जाता है, ये बहुत जरूरी है। उस संगठन का नाम क्या था, कार्बोनारी। कार्बोनारी एक संगठन था, इसकी स्थापना कब होती है, 1810 में। इटली के ही लोगों, कार्बोनारी एक संगठन बन जाता है। ये मुख्य रूप से किस पर विश्वास करता है, हिंसा पर। यानी किसी भी कोई मिले उसको कूट दो पकड़ के, इसी से हमको क्या मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी। जिस प्रकार से भारत में हम लोगों ने पढ़ा था कि नरम दल और गरम दल, तो वैसे ही कार्बोनारी क्या था, एक तरीके का ऐसा संगठन था कि उनको ये लगता था कि जो भी मिले उसको क्या करो, कूट दो, मारने और मारने पीटने पर विश्वास करता था, मतलब ये था। अब बात आई एकीकरण के हीरो की, अब हम बात करते हैं इनकी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है जोसेफ मैसनी का। जोसेफ मैसनी, इसके बारे में एक बात है कि जोसेफ मैसनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि इटली के एकीकरण का मसीहा। बात किसकी करनी है हमें, मेजनी की। इनका पूरा नाम था जोसेफ मेजनी। मेजनी, इन्हें क्या कहा जाता था, एकीकरण का मसीहा। यानी इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था, जोसेफ मैसनी या जोसेफ मेजनी, इटली के एकीकरण का मसीहा था। इसका जन्म होता है, इसका जन्म कहाँ होता है, वहीं इटली के अंदर। कब होता है, 1810 में, सॉरी माफ करिएगा 1810 में नहीं, इसका जन्म होता है 1805 में सर्डिनिया में। इसका जन्म कब होता है, 1805
5 में सर्डिनिया में इसका जन्म होता है। सर्डिनिया में शुरू से ही क्रांतिकारी स्वभाव का थे, शुरू से ही मतलब लड़ने भिड़ने इन सारी चीजों पर विश्वास करते थे। 1805 में इनका जन्म होता है और हुआ क्या, 1820 में एक विद्रोह होता है। सोचिए, मात्र 15 साल की उम्र में, जब ये था कि मात्र 15 साल की उम्र थी जब एक वहां पे विद्रोह हो जाता है। नेपल्स, हम पढ़ रहे थे ना, इटली 4 भागों में बटा हुआ था, तो जो नीचे वाला था नेपल्स और सिसिली द्वीप, वहां पे एक विद्रोह हो जाता है। जो विद्रोह होता है उस विद्रोह को क्या ये अपनी आंखों से देखते हैं। आंखों से देखने के बाद इनको ये लगता है कि क्या किया जाए। इन्होंने क्या कहा कि सर्डिनिया में इन्होंने क्या कहा कि 1800, इसको देख लेते हैं कि 1820 में जो विद्रोह होता है कहाँ होता है, नेपल्स में। ये अपनी आंखों से देखते हैं तो कहते हैं कि इटली जो है ये अब रहने लायक नहीं है। 1820 के विद्रोह के बाद कहते हैं इटली रहने लायक नहीं है, और उस टाइम से क्या करते हैं, उसके बाद से ये काला कपड़ा पहन के घूमने लगते हैं। यानी इटली में काला कपड़ा पहनते हैं कौन, मैसनी। अब ऐसा नहीं तो दोबारा विद्रोह हुआ नहीं, हुआ तो होता है दोबारा से, फिर से विद्रोह होता है। एक तरीके से ये क्या थे, ये राजतंत्र के विरोधी थे। इनका मानना यह था कि देश में लोकतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र नहीं होना चाहिए, ताकि राजा की तानाशाही ना हो। 1820 के बाद 1830 में फिर एक विद्रोह होता है। 1830 के विद्रोह होते होते 25 साल के हो चुके थे। इस विद्रोह में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस विद्रोह में समझिए 1820 में जो नेपाल से विद्रोह हुआ था, इसमें लोगों को गोली मार दी गई, जिंदा जला दिया, काट दिया, इतना भयंकर लोगों को मारा गया कि इस वजह से इनके मतलब मन से एक तरीके से उस चीज उतर गए। इसी वजह से काला कपड़ा पहन के घूमने लगे थे इटली में, कि मतलब अब ये इटली हमारे रहने लायक नहीं है। इनका कहना है कि इटली हमारे रहने लायक नहीं, किनका है, तो जोसेफ मेसनी ने कहा था, किसके बारे में, इटली के बारे में कहा था कि अब इटली में रहने लायक नहीं रहा। उसके बाद काला वस्त्र पहन के घूमने लगे। ठीक हुआ क्या, 1830 में इनको जेल हुई, लेकिन जेल से क्या हुआ, ये भाग गए। और भाग के कहां पहुंचे, यूरोप महाद्वीप के ऊपरी हिस्सों में पहुंच गए, जहां पे इन्होंने 1831 में, इससे पहले भी हम पहुंच चुके हैं, 1831 में एक इन्होंने स्थापना करी किसकी, यंग इटली की। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पहले ही बता चुके हैं। 1834 में इन्होंने स्थापना करी किसकी, यंग यूरोप की। दो उन्होंने दल बनाए, एक यंग इटली और यंग यूरोप। इसमें वहां के हजारों युवाओं को शामिल किया, हजारों युवाओं को भर्ती किया 1831 और 18 यंग इटली और यंग यूरोप बनाकर। इस प्रकार से क्या हुआ, ये लड़ते रहे। इन्हें क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा। अब बात आती है किसकी, काउंट द काउर की। जो काउंट द काउर थे ये इनसे थोड़ा अलग थे। कैसे अलग थे, इसके बारे में देख लेते हैं। जो काउंट द काउर थे, अब हम बात करें काउंट द काउर की। काउंट द काउर, अब इनकी बात करते हैं। इनका जन्म तो जिनेवा में हुआ था, सॉरी इसको भी लिख लीजिएगा, सर्डिनिया की जिनेवा में हुआ था 1805 में। मेजनी का कई बार एक नंबर में पूछ लेता है, तो याद रखिएगा। और ये लाइन जरूर रखिएगा, इटली के एकीकरण का मसीहा या इटली का मसीहा किसे कहा जाता है, मेजनी को कहा जाता है। अब बात आती है काउंट द काउर की, कि जो काउंट द काउर था ये कौन था, ये भी इन्हीं हीरो में था। इटली के एकीकरण के जो 3 प्रमुख हीरो थे उनमें था। तो ये हुआ कि भाई काउंट द काउर जो था एक तरीके से कैसा था, इसका जन्म होता है 1810 में। 1810 में, इसके जन्म के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं, लेकिन एक सन पता है कि 1810 में इनका जन्म हुआ था। इन्हें क्या कहा जाता था, इटली के एकीकरण का दिमाग। यानी अगर इनको मसीहा कहा जाता था तो इन्हें कहा जाता था इटली के एकीकरण का दिमाग। एकीकरण का दिमाग। सोचिए, एक चीज से अगर देखा जाए कि जो मेजनी है इसको एकीकरण का मसीहा कहा जा रहा है, और जो काउंट द काउर है इसको क्या कहा जा रहा है, इटली के एकीकरण का दिमाग। यानी ये दिमाग से काम करता था, ये इनके जैसा नहीं था, ये राजतंत्र में विश्वास करते थे। राजतंत्र में विश्वास करते थे। इनका मानना यह था कि राजा अच्छा, जरूरी नहीं कि राजा बेकार ही हो, राजा अच्छा हो सकता है।
इनका मानना यह था कि किसी भी युद्ध लड़ने के लिए हमें सैनिक चाहिए। बोले जो हमसे युद्ध करने हो तो तलवार लिए बैठे बंदूक के लिए, क्या हम हाथों से उनसे लड़ेंगे? नहीं, हमें क्या चाहिए? सेना चाहिए। इस वजह से जो राजा होगा उसकी सेना का इस्तेमाल करो। युद्ध लड़ने के लिए अगर किसी दूसरे देशों से कर्जा लेना पड़े तो कर्जा भी ले लो, या किसी कोई देश हमारे लिए युद्ध लड़ना चाहे तो उससे संधि करके उसके से कहो चलो युद्ध लड़के हमको आजाद करवा दो। बाद में हम क्या होंगे, जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो उससे बाद में हम निपट लेंगे। ये कौन मानता था? काउंट द काउर। ये दिमाग से, इस दिमाग बहुत चलाता था, इस वजह से इसको क्या कहा? इटली के एकीकरण का दिमाग कहा गया। तो ये राजतंत्र में विश्वास करता था, सैनिक में विश्वास करता था कि सैनिक होने चाहिए हमारे पास। तीसरी चीज विदेशी, ये विदेशी सहयोग से किसी प्रकार से वो नहीं करता था, कहता था बिना हिचक विदेशी सहयोग मांगो। कोई विदेशी अगर हमारे सहयोग के लिए तैयार है तो उससे बिना हिचक क्या करिए? सहयोग मांगिए। इन्होंने कहा कि बिना हिचक सहयोग आप मांग सकते हैं। युवा की बात तो इनकी सही है भाई, जब बिना हिचक किसी से सहयोग मांगा जा सकता है तो कई लोग इनके उससे सहमत थे कि नहीं, बात इसकी सही है। दूसरी चीज क्या था? ये यथार्थवादी था, जिसके आज के जमाने में हम कह सकते हैं कि जिससे काम निकले पहले अपना काम निकाल लो। यथार्थवादी का मतलब क्या होता है कि जहां काम आए तो उससे पहले अपना काम निकाल लो, बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। पहले अपना काम पड़ रहा है उससे काम निकालो, और जब अपना काम हो जाए तो बाद में फिर निपट लेंगे क्या है क्या नहीं। तो ये चीजें थी। दूसरी विदेशी समर्थक तो था ही। इसी टाइम पे इसको क्या मिलता है? वहां का जो राजा था नीचे नेपल्स और उधर सिसिली में सर्डिनिया प्रांत का एक राजा था, जो वहां का एक सर्डिनिया था, एक प्रांत था सर्डिनिया, सर्डिनिया प्रांत। जो सर्डिनिया प्रांत था उसका एक राजा था। राजा का नाम क्या था? राजा का नाम था विक्टर इमैनुअल। राजा कौन था? राजा था विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ये राजा था। अब देखिए, वो चाहता था कि हमें क्या होना चाहिए? राजतंत्र होना चाहिए, हमारे पास सैनिक होना चाहिए, हमें किसी सहयोग लेने में किसी प्रकार की कोई शर्म नहीं है। अब उसको क्या मिल गया? राजा मिल गया। और इस राजा ने, विक्टर इमैनुअल ने क्या किया? काउंट द काउर को अपना महा प्रधानमंत्री बना लिया। अब जब प्रधानमंत्री बन गए विक्टर इमैनुअल, फिर क्या था? प्रधानमंत्री बन गए तो आगे इन्होंने क्या किया? इसके सहयोग से बहुत सारे काम कर लिए। प्रधानमंत्री तो बने चुके थे, अभी हम इसके बारे में। तो ये थी किसकी? काउंट द काउर की कहानी। अब बात करते हैं किसकी? इसीलिए हम कह रहे थे एक चौथा भी हीरो निकल के आएगा, जो कौन था? विक्टर इमैनुअल। जो राजा अच्छा था, बाकी राजाओं के तरीके बुरा नहीं था, और जिसने काउंट द काउर की पूरी तरीके से हेल्प करी। अब बात आती है किसकी? गैरीबाल्डी पढ़े, फिर इसके बारे में इनका स्टोरी इसी के साथ जोड़ के पढ़ेंगे। जो गैरीबाल्डी था ये क्या था? ये इटली के एकीकरण के मसीहा थे, ये इटली के एकीकरण का दिमाग था। तो गैरीबाल्डी क्या था? ये भी कुछ ना कुछ होगा। तो इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण की तलवार थी। इटली के एकीकरण की तलवार। इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? वो थे गैरीबाल्डी। ये सैनिक थे, ये कोई नेता नहीं थे, ये क्या थे? ये एक सैनिक थे। इसी वजह से इनको क्या कहा गया? एकीकरण की तलवार कहा गया। अब हुआ क्या? धीरे धीरे चीजें बढ़ रही थी। ये जैसे ही थोड़ा बड़े हुए तो क्या किए? जो गैरीबाल्डी थे, ये जो दल था ये मेजनी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। मेजनी एक दल की स्थापना की थी, यंग इटली। तो जो गैरीबाल्डी थे ये क्या किए? यंग इटली के सदस्य बन गए। जो यंग इटली थी इसके क्या हुए? सदस्य बन गए। अब सदस्य तो बन गए, सदस्य बनने के बाद इन्होंने क्या किया? खूब लड़ाई लड़ी इन्होंने। खूब जब लड़ाई लड़ी, खूब लड़ाई लड़ने के बाद हुआ क्या? इनको फांसी हो गई, फांसी की सजा हो गई। अब जब फांसी की सजा हो गई तो ये क्या हो? जब फांसी होने वाली तो वहां से भाग निकले, और जब वहां से भाग निकले तो वापस कब आए? 1848 में। और जब 1848 में वापस आए इटली, तो इन्होंने सोचा कि जो मैं जिनको मैं मान रहा हूँ मेजनी के, इनके विचारों से हमें एकीकरण नहीं मिल सकता। इन्होंने किसका साथ दिया? काउंट द काउर। काउंट द काउर क्या कहते थे कि मैं तुमसे जो कहूंगा तुम वो करना, तो हमें क्या मिल जाएगा? एकीकरण मिल जाएगा। ये हुआ, ठीक है। इन्होंने कहा इस समय
जो नीचे का प्रांत है, जो हम आपको बताए थे कि जो सबसे दक्षिणी प्रांत था, जिसे हम कह रहे थे कि नेपाल से और सिसिली, सिसिली तो एक द्वीप था, नेपाल से जो था, क्या करिए यहाँ पे एक शासन तंत्र कमजोर है, तो आप जाइए यहाँ पे क्या करिए, आक्रमण कर दीजिए। इन्होंने आक्रमण किया और क्या किया, जीत लिया इन सारी चीजें। अब ये क्या है, ये तो हो गए इन तीनों चीजों की बातें कि तीनों हमारे जो हीरो थे। अब बात करते हैं इटली के एकीकरण की। बात अभी 1848 तक की हो रही थी, अब इसके बाद हम बात करते हैं, अभी तक इटली का एकीकरण हुआ नहीं। अब बात करते हैं इटली के एकीकरण की। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे ज्यादातर चीजें हमने बता दी हैं और उसको आप लोग लिखते हुए चलिए। अगर आप नोट्स बना रहे, वैसे आप लोगों का सिलेबस ज्यादातर खत्म हो चुका है, तो आप कोशिश ये करिए कि आप इसको सुनिए और याद करने की, रिवाइज करने की कोशिश करिए। लिखने से अच्छा ये होगा कि वीडियो को अगर 3-4 बार देखेंगे तो आपको लिखने में समय भी नहीं बर्बाद होगा, और जब कभी फ्री हो आप उसकी स्पीड बढ़ा के वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपकी चीजें रिवाइज होती रहे। अब हम बात करते हैं इटली के एकीकरण की शुरुआत। तो हम कह सकते हैं एकीकरण के चरण। एकीकरण के चरण, अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि चरण, क्या इटली का एकीकरण एक साथ नहीं हुआ? हम कह सकते हैं इसका जवाब है नहीं। इटली 4 चरणों में हुआ। कई किताबों में 3 चरणों में मिलता है, कई किताबों में 4 चरणों में। 4 चरणों में जिन्होंने दिया है, एक तरीके से देखा जाए तो शुरू से यानी 1815 से लेके, अगर 1815 से लेके 1848 तक की बात की जाए तो इस चरण में, इस बीच में इटली में कोई भी प्रांत एकीकरण नहीं हुआ। इस वजह से बहुत सारी बुकों में ये पहला चरण में नहीं मिलता। प्रथम चरण कब शुरू होता है? 1848 के बाद। तो हम भी इसको 3 चरणों में ही पढ़ते हैं कि प्रथम चरण। प्रथम चरण में क्या हुआ, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि हमारे तीनों चरण आ सके। प्रथम चरण, प्रथम चरण जब शुरू होता है तो प्रथम चरण में क्या होता है, सर्डिनिया के नेतृत्व में, हमने क्या कहा था, काउंट द काउर के आदेश पे गैरीबाल्डी क्या करते हैं, तलवार चला देते। कहां पे? नेपाल पे। अब इनके पास सेना तो थी नहीं। गैरीबाल्डी इतना ज्यादा वैसे थे कि मतलब दूसरे को मोटिवेट करने में बहुत आगे थे। यानी सोचो, जब इनसे काउंट द काउर ने कहा कि ऐसा करिए कि जो नेपाल और सिसिली प्रांत है वहां पे प्रशासन बिल्कुल से कमजोर पड़ा हुआ, आप जाइए वहां पे आक्रमण कर दीजिए। तो इन्होंने किसानों, सोचो किसानों को लेकर आक्रमण कर दिया। अब किसानों को सोचो कितना वो किए होंगे जब किसान आक्रमण के लिए तैयार होंगे। तो किसानों को लेकर आक्रमण कर दिया प्रथम चरण में। हुआ क्या, सर्डिनिया के नेतृत्व में एक वो होता है, पहले चरण में एक युद्ध होता है। सबसे पहली चीज अगर बात करें, जो प्रथम चरण था 1848, पहले उसको भूल जाइए, एक युद्ध होता है 1854 में। 1854 में एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं क्रीमिया का युद्ध। युद्ध क्या था? क्रीमिया। क्रीमिया नामक एक जगह थी, वहां पे युद्ध होता है। इस वजह से युद्ध को क्या कहा, जिस प्रकार वाटरलू का युद्ध था वैसे ही 1854 में किसका युद्ध होता है? क्रीमिया का युद्ध होता है। और क्रीमिया का युद्ध लड़ कौन कौन रहा था? एक तरफ था फ्रांस, एक साथ जो थे फ्रांस था और तुर्की था, और इधर पे क्या था, फ्रांस, तुर्की और ऑस्ट्रिया। फ्रांस, तुर्की और ऑस्ट्रिया ये तीनों एक तरफ थे, और लड़ किससे रहे थे? इसमें आप देखेंगे पूरे युद्ध में कौन कब किसके साथ हुआ और कौन कब किससे लड़ गया। तो देखिए, यही ऑस्ट्रिया, तुर्की और फ्रांस, एक समय रूस का एक समय यही इसी फ्रांस पर अधिकार किए हुए था कौन? ऑस्ट्रिया। सोचिए, ओ सॉरी, यहाँ ऑस्ट्रिया नहीं था, यहाँ पे इंग्लैंड था। इसको थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे कौन था? इंग्लैंड था। फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड लड़ किससे रहे थे? रूस से। अब इसमें काउंट द काउर ने अपना दिमाग लगाया। कैसे दिमाग लगाया? कि जो रूस है ये अकेला है, और जो फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड है 3 है, तो होगा क्या, जीतेंगे यही और हारेगा कौन? रूस। ये हुआ की बात तो सही है। तो काउंट द काउर ने अपने राजा से कहा, विक्टर इमैनुअल से, कि हम अपनी सेना किसके सहयोग के लिए भेज देते हैं? तुर्की के सहयोग के लिए। बोले बात तो सही है, भेज देते हैं। और अपनी सेना भेज दी, और अपनी सेना जब भेज दी तो रूस हार गया। और होता क्या, फ्रांस की राजधानी पेरिस में समझौता होता है जिसका नाम रखा जाता है पेरिस शांति समझौता। पेरिस शांति समझौता होता है। अब इस समझौते में हुआ क्या, इस समझौते में इनको बुलाया नहीं गया काउंट द काउर को, लेकिन ये अपने आप से पहुंच गए इस समझौते में, पेरिस शांति समझौता। और इन्होंने उनसे क्या कहा कि देखिए,
जो हमारा वो है इटली, ये आजाद होना चाहता। और आप ऐसा करिए कि उसकी ऑस्ट्रिया और उनसे बात करिए। तो फ्रांस से कहा कि आप लोग उनका साथ, पॉप का साथ देना छोड़ दीजिए और ऑस्ट्रिया से वो करिए, तो क्या मिल जाए, हमको आज़ादी मिल जाए। तो सारे देशों ने कहा तो कि हाँ हाँ बात तो आपकी सही है, लेकिन इस बात पर किसी प्रकार से भी अमल में नहीं लाएगी। अमल मतलब इस पर किसी पर बाद में ध्यान नहीं दिया। ये बात उनको पता थी काउंट द काउर की, लेकिन ये काउंट द काउर इन देशों के प्रमुख नेताओं पर एक खबर, जैसे हमें कोई बात देनी होती है ना, आप मीडिया कोई छोटी सी बात दीजिए, फिर मीडिया उस बात को लेके बहुत दूर तक घूमती है। तो ऐसे ही काउंट द काउर क्या करने गए थे, यही काम करने गए थे कि एक बार यूरोप महाद्वीप में ये बात पहुंच जाए कि इटली एकीकृत होना चाहता था। मतलब उन्होंने कहा कि इटली सबको बजाइए, हम लोग एक होना चाहते हैं, जो हमारे 4 खंड बटे हुए हैं, हम क्या करना है, हमें इनको एक करना है। देवा की बात तो सही है भाई, एक तो होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, क्रीमिया के युद्ध में क्या हुआ, क्रीमिया के युद्ध के बाद कुछ नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पे जो काउंट द काउर था एक बात कहता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये बात क्या कहता है, इन्होंने कहा कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली के एकीकरण का कमल खिलेगा। इटली के एकीकरण का कमल खिलेगा। एकीकरण का कमल खिलेगा, ये किसने कहा, काउंट द काउर ने कहा था। इस लाइन को आप लोग याद रखेगा कि क्रीमिया के कीचड़ में इटलीकरण के एकीकरण, यानी क्रीमिया को युद्ध हो गया, इसी के कीचड़ में क्या होगा, इटली के एकीकरण का कमल खिलेगा। अब बात आती है द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण, प्रथम चरण हो गया, अब बात किसकी आती है, द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण में आ जाते हैं, स्टोरी आ जाती है द्वितीय चरण में गैरीबाल्डी की। द्वितीय चरण में स्टोरी किसकी आ जाती है, गैरीबाल्डी की। गैरीबाल्डी जो थे, हमने कहा ही था कि गैरीबाल्डी को क्या कहा, इटली के एकीकरण की तलवार चलाने में बहुत माहिर थे। हुआ क्या, वो कहते जाओ यहाँ तलवार चलानी, वहां तलवार चलानी है, तो वो करते थे। हुआ क्या, इन्होंने एक सेना बनाई थी, गैरीबाल्डी की एक सेना थी। आपसे एक नंबर में पूछा है कई बार, इसको भी याद रखें। गैरीबाल्डी ने एक अपना एक अलग, जिस प्रकार से मेस्सनी ने यंग इटली और यंग यूरोप बताया था, उसके सदस्य रहे, उसके बाद इन्होंने एक अपना अलग दल बना लिया और उस दल का नाम क्या था, लाल कुर्ती। इनके एक जो अलग एक संगठन बनाया था, वो कौन सा संगठन था, लाल कुर्ती। ये लाल कलर की एक कमीज पहनते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इनके सदस्य जो हुआ करते थे लाल कमीज पहनते, इस वजह से क्या पड़ गया, लाल कुर्ती। इनसे तब काउंट द काउर ने कहा कि अब आप ऐसा करिए कि नेपाल्स और सिसिली पर आक्रमण करिए। इन्होंने नेपाल्स और सिसिली पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और उसको जीत लिया। और उसको जीतने के बाद सिसिली और नेपाल्स पर अधिकार कर लिया। इसके बाद काउंट द काउर की डेथ हो जाती है और गैरीबाल्डी भी क्या होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और एक तरीके से इस्तीफा यानी त्याग पत्र देते हैं, इन सारी चीजों से हट जाते हैं। जो द्वितीय चरण था, द्वितीय चरण में अभी तक सोचिए, अभी तक बहुत कुछ नहीं हुआ था। जो द्वितीय चरण था, यानी जो इस प्रकार से इटली था, इस प्रकार से दक्षिण में फैला हुआ, तो जो नेपाल्स और सिसिली था, केवल ये भाग अभी तक एक, अभी पूरी तरीके से इटली का एकीकरण हुआ नहीं था। लेकिन इन तीनों क्या हुआ, एक तरीके से मेदिनी, काउंट द काउर और गैरीबाल्डी तीनों हट गए। अब बात किसकी आती है, अब जब तृतीय चरण शुरू हुआ, आपको बताए थे एक और हीरो के बारे में, वो कौन थे, विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल, इन्होंने कहा कि इन लोगों ने बहुत काम किया, अब क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं भी काम कर लेता हूं। विक्टर इमैनुअल ने कहा, इन्होंने क्या कहा, जो अंतिम चरण था जर्मनी के एकीकरण का, एक तरीके से तृतीय और अंतिम चरण में ही सारी चीजें समाप्त। हुआ क्या, एक युद्ध हो जाता है। किसका युद्ध हो जाता है, ऑस्ट्रिया का युद्ध होता है। इससे होता है प्रसा से। प्रसा क्या था, एक तरीके का उस टाइम का जर्मनी ही था। उसमें अभी हम जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, तब जानेंगे इसके बारे में। तो प्रसा का युद्ध हो जाता है ऑस्ट्रिया से, और क्या होता है, ऑस्ट्रिया हार जाते हैं। अब जब ऑस्ट्रिया हार जाते, तो आपको बताए थे कि बीच में एक पॉप का शहर था, पॉप का शहर था। जब ऑस्ट्रिया हार जाता है, तो इसी बीच में जो ऑस्ट्रिया के प्रशासन वाला एरिया था, जो खाली जो, तो ऑस्ट्रिया कमजोर हो गया, तो यहाँ से जाके यहाँ पे भी विक्टर इमैनुअल सेना के साथ आक्रमण कर देते हैं, तो इस भाग पर भी कब्जा कर लिया जाता। अब बचा क्या,
पॉप का शहर एक तरीके से, ऊपर का तो अपना ही राजतंत्र था, उसको तो कभी मिलाया जा सकता। हुआ क्या 1817 में, 1870 में सॉरी 1870 में यही प्रसा फ्रांस पर आक्रमण कर देता है। क्या होता है, फ्रांस पर आक्रमण कर देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से ये जो युद्ध था, इस युद्ध को जानते हैं हम सेडेवा के युद्ध के नाम से। ये कहां पे हुआ था, सेडेवा में। सेडेवा का युद्ध, सेडेवा का युद्ध होता है इसको। 1870 में ये फ्रांस पर भी आक्रमण कर देता है, और फ्रांस भी क्या होता है, फ्रांस भी हार जाता है। अब जब फ्रांस हार जाता है तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे इटली और नेपाल हो गया, यहाँ पे बी मध्य में क्या था, पोप का शहर था, यहाँ ऑस्ट्रिया वाला ये भी जीत लिया था। अब जब फ्रांस कमजोर पड़ गया तो इस पोप को कौन मान्यता दिए हुए था, फ्रांस दे रहा था। इसको मतलब कौन ज्यादा बढ़ावा दिए हुए था, फ्रांस। शुरू में ही वीडियो के हमने बताया था। तो अब ये भी कमजोर पड़ गया, तो एक तरह से क्या हुआ, पूरे इटली पर विक्टर इमैनुअल का शासन काल, और इटली का क्या हो गया, एकीकरण। यहाँ का जो पोप था उसको एक घर दे दिया गया। घर का मतलब क्या, इस घर तो पहले तो एक घर दिया गया, बाद में इसको एक अलग से बोले ऐसे तो हमारा ना चल पाएगा, तो इनको बाद में एक इटली का एक द्वीप दे दिया गया, जिसे हम लोग कहते हैं वेटिकन सिटी। वो मध्य सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जिसे विश्व का सबसे छोटा देश होने की भी ख्याति प्राप्त है, कि जो विश्व का सबसे छोटा देश है। यहाँ पे सिर्फ पॉप ही रहते हैं, इटली के यानी जो कैथोलिक समाज के जो पॉप होते हैं वो रहते हैं। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। एक्चुअल में उसी टाइम पे दिया गया हुआ। तो इटली का एकीकरण फाइनली कब हो जाता है, 1870 में। जिसके प्रमुख ने आपको बता दिया कि जो प्रमुख हीरो थे इटली के एकीकरण के वो कौन कौन थे। तो सबसे पहले थे जोसेफ मेजनी, उसके बाद आ जाते हैं काउंट द काउर, और उसके बाद आ जाते हैं आपके गैरीबाल्डी। इनकी 2-3 चीजें याद रखने वाली हैं कि क्रीमिया कीचड़ में ही इटली के एकीकरण का कमल खिलेगा। ये किसने कहा था, ये कहा था आपके काउंट द काउर ने, क्रीमिया युद्ध के बाद। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, ये आपको याद रखना, 1854 में हुआ था, क्रीमिया युद्ध हुआ था। ठीक है, क्रीमिया युद्ध के बाद आपको ये याद रखना है कि इटली के एकीकरण का जो हमने बताया कि दिमाग कौन था, इटली के एकीकरण की तलवार कौन थी, और इटली के एकीकरण के जो एक तरीके से मुख्य रूप से जो कहा जा सकता है इटली के जनक, वो कौन से थे। शुरू में जो आपने पढ़ा जोसेफ मैथ्सनी क्या था, इटली के एकीकरण का मसीहा या इटली के मसीहा। ये क्वेश्चन कई बार 1 नंबर में पूछा, तो ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, आपको देख के। और जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे वो पीछे जाके, या हम डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी, डिस्क्रिप्शन के लिंक से पिछले वीडियो देख सकते हैं। इसका लास्ट चैप्टर हम लेके आने वाला है जर्मनी का एकीकरण। बहुत धन्यवाद।